नमस्कार हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी खूब खूब नमस्कार। हिमांशु भाई, ये पवन खेड़ा तो भगौड़ा ही निकले। इनका पेड़ा बनाने के लिए हिमंता बिस्व शर्मा ने पुलिस भेजी थी दिल्ली में उनके घर पर, और वो वहां से भाग निकले। सुना है हैदराबाद पहुंच गए। अगर आरोप लगाए थे तो दम रखते, छाती ठोक कर अपने घर में बैठते, कार्रवाई के लिए तैयार निकलते। ये तो डरपोक निकले। ये दूसरी बारी हुआ है ना, दूसरी बारी पकड़ने गए थे। पहली बारी तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ने बचा लिया, तब उनका इकोसिस्टम काम करता था तो बचा लिया। अब किसको बोलेंगे? और 9 तारीख को असम के चुनाव है। इन्होंने सोचा था कि टिक फॉर टैट करके, मतलब आपने हमारे एक नेता की पत्नी के ऊपर आक्षेप लगाए हैं, तो हम भी हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को कालिप थोप के चुनाव जीत जाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति है, बड़ी सीधी दिखती है ये तो। और इन्होंने आक्षेप भी क्या लगाए? देखिए, मैंने तो ये बराबर सुना, ये लोग बोल रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के पास 3 देश के पासपोर्ट है, यूएई का, इजिप्ट का, और तीसरा कौन सा है, एंटीगुआ एंड बारबेडो का। अभी वो पासपोर्ट और अमेरिका के वुमियांग में तकरीबन $33 मिलियन की एक कंपनी रजिस्टर्ड है, होटल इंडस्ट्री में जाने वाली है। अगर इतनी ज्यादा माहिती है और थी, तो चुनाव के 2 दिन पहले ही क्यों निकाली? ये चीज तो आसाम की प्रजा को जानने का हक है। ये तो 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने पहले भी कर सकते थे, 15 दिन पहले भी कर सकते थे, मगर वो तो किया नहीं उन्होंने। ये सीधा दिखता है कि ये एक तरह से भाजपा को अंतिम दिनों में फंसाने की एक कोशिश है, क्योंकि उनके नेता गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन 2 साल से उजागर हो चुका है, जिसके ऊपर एसआईटी भी बिठाई गई है। उसके तो पाकिस्तान में अकाउंट थे, 9 बारी वो पाकिस्तान की ट्रिप कर चुकी है। एलिजाबेथ कॉलबर्न नाम है रादर ये महिला का। और वो किसके यहां काम करती थी? पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन और आईएसआई के एक मुखिया के वहां काम करती थी। अभी क्या उन्होंने भारत की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी होगी जब 9 बारी गई है? तो इसमें तो एसआईटी बिठा के तपास कर दी गई। मगर ये 2 दिन, चुनाव के 2 दिन पहले ऐसा पवन खेड़ा कहता है, और फिर जाके कांग्रेस शासित राज्य के अंदर कहीं जाके छुप जाता है कि वो बच जाएगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। और अंजू जी, एक चीज बड़ी याद रखिए, ये पूर्व भूमि है जो मैं बांध रहा हूं। ये जो चुनाव में जो हो रहा है ना, क्या कुछ हो रहा है, इसकी एक पूर्व भूमिका है। इससे पहले जाके यही हेमंत बिश्व शर्मा के सामने जहर उगल के कांग्रेस के युवराज ने क्या बोला था? हम तो आपको जेल में कूटेंगे। सही बात है। तो यहां पर ये लोग निशाना तुष्टीकरण के लिए, मतों के तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि असम एक लौता ऐसा राज्य है देश का, और ये 5 राज्यों जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर मुस्लिम आबादी 35 से 40% है। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए और ओवैसी जैसे लघुमतीवादी राजकीय पक्ष कांग्रेस के वोट में सेंध न मार जाए और भाजपा को हराने में उनको सहूलियत हो, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये मानते हैं। मगर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो बात कही है वो यहां रिलेवेंट दिखती है। देखिए, उन्होंने तो कहा है बात सही है तो आप एक्शन लो, अपने बयान से मुकर मत जाओ, जैसे उन्होंने किया। और ये तो पूरा का पूरा अपने बयान से जैसे मुकर गया, भाग गया दिल्ली से। और पवन खेड़ा की हैसियत क्या है अंजू जी? वो एक चपरासी था शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पद के वक्त पे उनके घर में।
वो आज कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठा है। तो जब आज भाजपा के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं नेशनल मीडिया पे कि ये त्रासवादियों की जमात है, तो ये तो मेरी समझ में आ जाता है कि ये चुनावी हथकंडा जो अपनाया था अंतिम दिनों में, मुस्लिम वोटों को एकत्रित करके कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का, उसका एक भाग था। मगर ये आक्षेप इतने गंभीर है कि जिसकी तह तक जाना पड़ेगा, और वो तह तक जाने में अगर आक्षेप करने वाले एक साथ में 10 लोग जेल के अंदर जाते हैं तो भले ही जाए। अंजू जी। और फिर हिमांशु भाई ये देखिए ना कि जो आरोप लगाए 3-3 देशों के पासपोर्ट हैं हिमंता की पत्नी के पास, उसमें कहा कि देखिए उनके पति तो मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। अब सोचिए एजेंडा किस तरफ जा रहा था। और अगर इतना ही सच बोला था तो भाई भाग क्यों गए? सवाल तो ये है। अब तुम जाकर छुप गए एक कांग्रेस शासित राज्य में। मुझे तो लगा पता नहीं पास में हिमाचल है, बाय रोड चले क्यों, लेकिन वो पहुंच गए तेलंगाना। और उनकी पत्नी ने तो तेलंगाना में चुनाव भी लड़ा था, सुना है हैदराबाद में उनका घर है, तो अब तो वो वहां जाकर बैठ गए। आपने सही कहा कि उनको पता था कि इस बार अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के तेवर बहुत बदले हुए हैं। बिना सीधे मेंशनिंग करके जो केस में रियायत पाने का अधिकार इन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को था, खासतौर पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को, अब वो अधिकार उनके हाथ से जा चुका है। तो पकड़े जाते और गिरफ्तार हो जाते तो फिर तो ये अगले 4-5 दिन 6 दिन के लिए अंदर चले जाते। नहीं, ये तो अगर ये पकड़े जाते ना इस वक्त, मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा अंजू जी, अगर ये पकड़े जाते तो बहुत सी चीजें ऐसी खुलती जहां पर पूरे राष्ट्र को इस बात का पता चलता कि ये लोग कैसा धुप्पल चलाते हैं। मैं यूज करता हूं इसको शब्द धुप्पल। धुप्पल मतलब हवा में उड़ती बातों को कैच करके लोगों के बीच में फैला देना। पवन खेड़ा ने अपने ये वक्तव्य में भी क्या कहा कि मेरे एक विदेशी साथी ने मुझे बताया। देखिए बराबर सुनिएगा, मेरे एक विदेशी साथी ने, वो विदेशी साथी कौन हो सकता है? क्या वो राहुल गांधी का वो था गुरुजी, या दूसरा कोई है? ऐसे दूसरे भी होंगे। मैं राहुल गांधी के गुरुजी के ऊपर आ रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वुमियांग में कोई एक इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के लिए कंपनी रजिस्टर की गई है 33 मिलियन US$ से। यह आक्षेप भी किया गया है। यह किसके दिमाग की उपज हो सकती है? तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख विपक्षी दल किस हद तक जाके लोगों को गुमराह करने के पीछे लगा हुआ है। अंजू जी, ये एक छोटी सी बात देखिए, उनके हम जो पत्रकार जो करते हैं ना, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस ऑफ अ प्रेस नोट, किसी ने, पवन खेड़ा ने वक्तव्य तो दे दिया, प्रेस के सामने संबोधन कर दिया, मगर वो 2 लाइन के बीच में क्या कहना चाहती थी वो राजकीय पार्टी, ये पूरा समझ में आ जाता है। और तभी जाके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको असम में हेमंतो बिश्व शर्मा जैसा ही विरोधी चाहिए कि जो 2 टूक भाषा में कहता है कि मुझे घुसपैठिए मुस्लिमों को, जिनके लिए वो शब्द यूज करते थे मियां भाई, हेमंतो बिश्व शर्मा कहते थे मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। देखिए ये बड़ा स्पष्ट है। और आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत मर्यादित सीट है, 140 सीट है। वो बड़ा राज्य भी नहीं है बिहार की तरह, और वो इतना छोटा भी नहीं है। और ऐसे राज्य में जब आपकी 35 से 40% लघुमती वोट हो, उस वक्त ऐसी हिम्मत रखना और कैंपेन के अंतिम दिन उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर से, उनकी पत्नी के ऊपर व्यक्तिगत तौर से ऐसी कालिप ढकने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक लेसन है कि भारतीय राजनीति का स्तर आज के वक्त में हमारे ऐसे विपक्ष होते हुए कुछ यहां तक गिर चुका है
जहां पर आम आदमी को समझ में आने लगा है कि ये तो जानबूझ के बातें करते हैं। अब एक्चुअली ये इन्होंने आक्षेप लगाया, ऐसा ही कुछ फॉर अ मोमेंट सोच लो कि भाजपा के चार राज्य के प्रमुख खड़े होके कह दे कि युवराज की तो ड्यूअल पासपोर्ट के केस चल रहे हैं, कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। चल रहा है, वो केस तो चल रहा है और कहीं ना कहीं नतीजे पर पहुंचने वाला है। वो जो बौखलाहट है वो उसकी भी होगी। और फिर उसकी भी है। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले असम में थे, जहां बोलकर आए कि हमारी सरकार आई तो हिमंता को अंदर डाल देंगे, ये तो देश के सबसे भ्रष्ट सीएम है। तो उसी वक्त ये समझ में आ रहा था कि ये खेल कहां तक ले जाने वाले हैं, क्योंकि गौरव गोगोई का बदला भी तो लेना है ना। वो पूरी पोल पट्टी खुली, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से अपना जवाब नहीं रख पाए गौरव गोगोई, जो लोगों को समझ में आए। लेकिन पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हिमंता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी पोल पट्टी खोल दी और सीधा सीधा कहा कि एफआईआर दर्ज होगी। तो वहां सबके हाथ पांव फूल गए ना कांग्रेस के, तभी कोई यहां भाग गया, कोई वहां भाग गया। आज दिल्ली में कोई मिलेगा नहीं आपको। अंजू जी, कांग्रेस का कोई बड़ा जो इसमें थोड़ा बहुत सम्मिलित होगा ना, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। और ऐसे भी हमारे युवराज को तो आदत है ना कि देश में कम विदेश में ज्यादा रहना, तो वो तो शायद वो ही कर रहे होंगे। और उनकी बहन जो है वो बगल ठेला लेके कहीं घूम रही होगी हिमाचल में, केरल में गई हुई आजकल। हाँ, केरल में भी चुनाव है अभी, वहां भी देखिए। मजे की बात यह है, मेरा तो एक पेचीदा सवाल है, शशि थरूर के कैंपेन के ऊपर हमला होता है और वो हमला ये लोग कहते हैं वहां पे भाजपा वालों ने करवाया है। मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा का प्रभाव केरल के काफी विस्तारों में काफी बढ़ चुका है। लेफ्टिस्ट नहीं, भाजपा ने करवाया है। ये यूडीएफ का इकोसिस्टम बोल रहा है आज वहां पर, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का। और मजे की बात यह है, उनके काफी मुस्लिम भागीदार राजकीय पक्ष वहां तक कहने लगे हैं कि अगर केरल में भाजपा 10-15 सीट जीत गया तो इसका मतलब यह होगा कि पूरे राष्ट्र में भगवा व्याप्त हो गया है। तो यह लड़ाई मुझे तो दिखती है कि ये 5 राज्य में और ज्यादा करके असम जैसे राज्य में और उसके साथ में तमिलनाडु में जो लड़ी इस वक्त लड़ी जाएगी 9 तारीख को, वो बहुत ज्यादा भारत राष्ट्र की एक भूमिका तय करेगी अगले आने वाले 5-7 सालों में, जिनकी कोई हैसियत नहीं है लोकसभा सीट जीतने की। मैं तो ये मानता हूं विधानसभा सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अपने बलबूते पर अगर उनको चुनाव लड़ना पड़ा तो वो एक सीट नहीं जीत पाएंगे, अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाएंगे। ऐसे लोग को रखा जाता है। यह कब होता है? जब आपका नेता हमेशा चाहता है कि उसके आजू बाजू में 10 चमचे बैठे हुए, तो ये 10 चमचों में से 3 ऐसे होते हैं जो बड़बोले होते हैं, जो खाली बात करते हैं। और कांग्रेस की आज की जो सेटअप हमें दिखती है उसमें पवन खेड़ा एक दिखता है, दूसरी एक वो महिला थी, वो तो आजकल ज्यादा दिखती नहीं है, सुप्रिया श्रीनेत, और हाँ सुप्रिया श्रीनेत, और तीसरा वो केशव वेणुगोपाल है जो दक्षिणी राज्यों के लिए उनको रखा हुआ है, जो बैकरूम ऑपरेटर कहा जाता है। कहा अहमद पटेल और उनकी जगह पे केसी वेणुगोपाल। और जब ऐसी स्थिति कोई राजकीय पक्ष में आ जाती है, इसे दिवालियापन भी नहीं कहेंगे हम, बैंकरप्सी भी नहीं, उससे भी निचले स्तर पे गई हुई पार्टी है अभी है। और ऐसी पार्टी जब आक्षेप करती है तो देश की प्रजा भी समझती है। पवन खेड़ा तो आपको पता है कि उनकी तपस्या कभी पूरी नहीं हुई,
आपने सही कहा कि वो लोकसभा क्या विधानसभा क्या एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, ड्राइंग रूम के नेता है वो तो। और वो तो हर बार सोचते थे कि उनके इस बड़बोलेपन का इनाम उनको राज्यसभा की सीट के तौर पर मिल जाएगा। पिछली बार भी नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला, तो उनकी तपस्या तो एक बार फिर भंग हो गई। लेकिन ये जो पार्टी है, क्या आपको लग रहा है कि असम में इनको अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बातें की जा रही हैं? और पंगा भी किसने ले रहे, हिमंता बिस्व शर्मा से? सही बात है, उनको पता चल चुका है असम में तो कि हार निश्चित है। देखिए, पश्चिम बंगाल में उनका कुछ होना नहीं है, बाजू के राज्य में, जहां पिछली बारी भी एक सीट नहीं जीती थी उन्होंने। अगर असम में उनका परफॉर्मेंस पिछले बार से थोड़ा सा अच्छा हो जाए, सत्ता के करीब आने के उनके कोई चांसेस नहीं है, और वो भी वहां पर कांग्रेस को वोट मिलेंगे और सीटें मिलेगी असम में भी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लघुमती वर्ग वाले विस्तार है। वहां उनको जीत मिलने की तमन्ना, 140 में से अगर कांग्रेस 35 से 40 सीट भी ले आया तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जब यह पता चल जाता है ना, तब ये कांग्रेसी नेता क्या करते हैं पता है, उनके कैरेक्टर में लिखा हुआ है, शूट एंड स्कूट करेंगे वो। राहुल गांधी भी वो करते आए, देखना आप, कहीं पे कुछ बोलेंगे और भाग जाएंगे। महाराष्ट्र में जाके वीर सावरकर के बारे में कुछ बोले और फिर भाग दिए वहां से, यहां जाके कुछ बोले और भाग दिए वहां से। यही चीज वो अपने चमचों से करवा रहे हैं अभी। इसे शूट एंड स्कूट कहते हैं एक तरह से, कि आपने आक्षेप कर दिए, आरोप मर दिए, फिर जिसको जो समझ में है समझे, और वो भी बता दिया आपने कि मेरे एक विदेशी मित्र ने बताया। अभी आप ढूंढते रहो कौन सा विदेशी मित्र था, क्या आधार था उसका, वहीं से पता चल जाना चाहिए लोगों को कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, ये सिर्फ असम तक तो है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में तो दाल गलने वाली नहीं है। अब केरल में देखिए, उनकी बहना वहां जाकर पीएम मोदी को टारगेट कर रही हैं कि अरे देखिए, फिलिस्तीन पर तो कुछ नहीं बोले, वहां इतने बच्चे मर गए। इनको हमास की हरकतें याद नहीं आती हैं। हाँ, इनको जो कुछ 2023 के अक्टूबर में इजराइल में हुआ था वो याद नहीं आता है, लेकिन इनको फिलिस्तीन याद आता है क्योंकि उसका थैला लेकर घूमती थी। और साथ ही साथ इनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 80+ उनकी उम्र है, अपनी उम्र का लिहाज करके कुछ अच्छे शब्द तो इस्तेमाल करते, आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बता रहे हैं। और आप उनकी स्टेटमेंट सुनिए सर, पहले तो मैं वो पढ़ के बताना चाहती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस और भाजपा वही सांप है। अगर आपको नमाज पढ़ते वक्त ये दिख जाए तो नमाज छोड़कर इनको मारें, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। ये नफरती भाषण दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वो तो राहुल गांधी की नजरों में और ऊपर चढ़ना चाहते, शायद उनको लग रहा है एक और टर्म मिल जाएगा बतौर अध्यक्ष। इस तरह की बकवास करेंगे तो ये कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे है कौन? उसके बेटे ने सनातन के लिए क्या बोला था? सनातन को खत्म करने की बात थी। और उससे भी ज्यादा मुझे तो यह क्या दिखता है पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कुछ बोला है। क्या बोला है? आपने जो कहा था अंजू जी कि भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पे बांग्लादेश के साथ मगरमच्छ और बिच्छू छोड़ रखे हैं, तो वो उनके दिमाग में किसी ने फंसा दिया। तो उन्होंने उल्टी बात करते हुए कहा मुस्लिमों को कि ये आरएसएस और भाजपा तो मगरमच्छ और बिच्छू है, मगर भैया यहां भारतीय सेना की बात हो रही थी, वो उनको पल्ले नहीं पड़ेगा। ये गुजरात में जाके क्या कहते हैं, गुजराती तो बेकार लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है। पूरे गुजरात का कबाड़ा कर दिया। और फिर वहां पर जब कांग्रेस की 78 में से 18 सीट हो जाती है विधानसभा के अंदर 2 चुनावों में, तब वो माथा पीटते हैं, कहते हैं हो क्या गया भैया। मगर जब ऐसा बोलोगे तो फिर लोग कैसे माफ करेंगे आपको? और वो समझते हैं
कि खाली कुरान शरीफ और नमाज की बात करके उनको 100 में से 80 वोट मिल जाएंगे, तो ये इनका भ्रम है। कर्नाटक में एक बारी भाजपा की गलती की वजह से इस बारी कांग्रेस जीत गई। ये भाजपा की गलती थी वहां पर कि उनका कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था उस वक्त, और कांग्रेस जीत गई। मगर क्या ये चीज फिर से कर्नाटक में होगी? कभी नहीं होगी। आप लिख के रखिए, मैं अभी से बता सकता हूं आपको, 27 में चुनाव होने हैं। उसी तरह 27 में यूपी में चुनाव होने हैं। क्या प्रजा जिस तरह से लोकसभा में सपा को और कांग्रेस को जिताया एक तरह से, वैसा कुछ 27 में करेंगे विधानसभा चुनाव में? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक पछतावे की भावना है। और भारतवर्ष के अंदर, मैं भारत शब्द भारत 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 यूज करता हूं, इंडिया नहीं यूज करता जानबूझ के। उसकी वजह भी यह है कि यहां यह दिखता है कि एक राष्ट्र विरोधी पार्टी जब पूरे देश का वातावरण कलुषित करने में लगी हो, मलिन करने लगी हो, तब उस वक्त उसका सबसे अच्छा सफाया ये हेमंतो बिश्व शर्मा जो कर रहे हैं ना, वो दर्शाता है। क्योंकि आपको आक्रामक होकर बात करनी पड़ेगी उनसे, आक्रामक होकर उनका प्रतिकार करना पड़ेगा। और ये एक तरह से ये एफआईआर दर्ज करना, किसमें इतनी ताकत है? मॉरल हिम्मत जिसे कहते हैं ना, नैतिक हिम्मत। अगर आप गलत नहीं हो तो आप में वो नैतिक हिम्मत होनी चाहिए कि आप सीधा सामने आओ। आप कायदा के रूप से जो कर सकते हो, कानूनी रूप से वो करो, और वही हेमंतो बिश्व शर्मा ने किया है। यहां पर उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज की है, चुनाव आचार संहिता वहां लगी हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने ही ये कार्रवाई की है। पुलिस अगर वहां से दिल्ली आई है, असम की पुलिस, तो वो इलेक्शन कमीशन के आदेश पर ही आई है। उसमें कहीं पर इसका सीएम का लेना देना कोई नहीं है, हिमंता बिश्व शर्मा का। नहीं, तो ये इस प्रकार की आक्रामकता आज दिखाने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये जिसे मैं कहा ना, शूट एंड स्कूट वाले जो चमचे लोग हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में चमचा शब्द, वो तभी बंद होंगे। क्योंकि जब तक आप उनमें से एक दो को ऐसा सबक नहीं सिखाओगे, तब तक ये लोग बंद नहीं होने वाले। मगर जैसे आप जानते हो ना, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अंजू जी, आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। वहां तो माथा पीट रही है ममता बनर्जी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में 500 वोटों के अंतर से बहुत लोग जीते तृणमूल कांग्रेस के, 1000 वोटों के अंतर से जीते, 5000 वोट के अंतर से जीते। ममता बनर्जी खुद कैसे जीती थी भवानीपुर से, और इस बार वहीं पर भी वोट कटे हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा फर्जी वोटरों के नाम कटे हैं। तो आप सोचिए इनका क्या हाल होने वाला है। और इन सबकी राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण पर ही चलती है, मुस्लिम वोट बैंक पर ही चलती, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो। नहीं, दोनों देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें ना, आपने मुर्शिदाबाद का नाम दिया, दूसरा मैं कहूंगा मालदा। ये दो डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य विस्तार काफी जगहों पर है, और वहां पर हमेशा तृणमूल कांग्रेस जीतती आई थी। उसकी वजह सरहद पार से आए हुए घुसपैठिए वोटर्स। अब जब उनमें से बहुत से नाम कट चुके हैं, और दूसरा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, मृत माता पिता का संपर्क 5 साल में एक बार नहीं होता, जो वोटिंग बूथ में हुआ करता था। पहले लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, और बाद में ममता के गुंडे जिसको कहते हैं, वो उनके नाम का वोट डाल दिया करते थे। और जब आप वोट देने जाते थे तब कहते थे कि 5 मिनट पहले ही आपके पिताजी आके उनका वोट दे गए, आपका वोट भी हमने उसके साथ में डाल दिया। ये चीजें पश्चिम बंगाल में होती थी। असम में हेमंतो बिश्व शर्मा ये सब नहीं होने देते। देखिए फर्क क्या है दोनों के बीच में। पश्चिम बंगाल और असम में प्रशासन में फर्क ये दिखता है आपको कि असम के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, वहां का मुख्य प्रधान सीधा कह देता है
कि जब मैं मेरे नेता के कुत्ते के दिए हुए बिस्कुट न खाने से मना कर दिया, तब मैं उनको आंख में दुखने लगा। जबकि यहां पर जो मुख्य प्रधान है वो जाके सुप्रीम कोर्ट से दादागिरी करती है। अब दो के बीच में लोकशाही तरीका कौन सा है? एक तरफ एक मुख्य प्रधान बड़ा सीधी भाषा में, स्पष्ट भाषा में कहता है कि मुझे सरहद पार से आए हुए मियां भाई का वोट नहीं चाहिए, और दूसरी ओर सरहद पार से आए हुए लोगों के वोट से मैं जीतूंगी और ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगी। जब ये फर्क होता है, और इस चुनाव में ये बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी है जी, तो ऐसे वक्त में लोगों की चॉइस बड़ी सरल हो जाती है। भाजपा में न मानने वाले, भाजपा का काफी चीजों में विरोध करने वाले लोग भी आखिर में जाके कहेंगे नहीं, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र भावना के साथ में तो ये पार्टी काम करती है, बिल्कुल। तो इस बारी मैं वोट उनको दूंगा। और यही फर्क आपको तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी दिखेगा इस बार। भले ही भाजपा सत्ता में ना आए, मगर वो दिखेगा। केरल जैसे राज्य के अंदर आपको दिखेगा एलडीएफ और यूडीएफ दो के बीच में भाजपा जैसा पार्टी थर्ड फोर्स बन के उभर के आएगा। और जब थर्ड फोर्स होता है ना कोई राज्य के अंदर, तब नंबर 2 की बहुधा सीटें या तो नंबर 1 जीत जाता है या नंबर 3 जीत जाता है। और यही चीज आपको केरल में होती हुई दिखेगी। तो ये चुनाव के बड़े पदार्थ पार्टी, देखो कांग्रेसियों को ये बात समझ में आ गई है जी। उनकी ये आशा थी 2 राज्यों में। एक, वो समझते थे कि शायद असम में हम अपनी तरह से वोटिंग करवा पाए तो असम में हमारे एक फाइटिंग चांस है, और यूडीएफ के जरिए वो केरल की सत्ता फिर से हाथ में लेना चाहते हैं। अभी यूडीएफ की और केरल की बात करें तो वहां तो ये हो गया है ना कि वहां तो यूडीएफ में ही 2 भाग चल रहे हैं। शशि थरूर कैंप अपने हिसाब से चल रहा है, और दूसरी तरफ ये भाई बहन का कैंप जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है। और उसमें तिरुवनंतपुरम जैसे तकरीबन 6 बड़े शहर है केरल के, जहां पर भाजपा का प्रभाव अब दिखने लगा है। संघ का पिछले 20 सालों में किया हुआ कार्य दिखने लगा है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन तो आखिर में 30 है। ये बात को समझने की जरूरत। जब यहां पर दाल नहीं गलेगी तो ये सोचते हैं कि हमारा सबसे अच्छा चांस ये 5 राज्यों में असम में है, तो एड़ी चोटी का जोर ये असम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके एक प्रयत्न के तहत आखिर में इन्होंने राजकीय प्रतिस्पर्धियों की पर्सनल साख के ऊपर काले ढपने के लिए इस प्रकार के आक्षेप किए हुए हैं। इससे ज्यादा और कुछ इसमें तथ्य नहीं दिखता मुझे। बिल्कुल बिना सिर पैर के आरोप लगाए, अगर ये आरोप जो है इनमें दम होता, कोई तथ्य होते पवन खेड़ा के पास, तो भागते दौड़ते नहीं फिरते ना, शांति से बैठ के वो सबूत सबके सामने रखते, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन जिस मंशा के साथ उन्होंने ये आरोप लगाया वो तो साफ हो गई है, और अब जाके दुबक गए हैं हैदराबाद में। अब देखते हैं कितने दिन तक बचकर रहते हैं। हेमंता तो सत्ता में लौटेंगे, अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करते ही हैं वो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और जो नफरती बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस तय की हैं कि कौन सी हेट स्पीच है, तो उसी दायरे में उनकी स्पीच आती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम।